भाइयों वेलकम बैक। हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस। और भाइयों दिवाली कैसी चल रही है कमेंट में बता दो। एक पॉइंट देना मत भूलना। सुपर चैट या यूपीआई आईडी पर थोड़ी खुशी हमें भी बांटो। गाइस बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि लंबी वीडियो लाओ करके। आज हमने लाया है लंबी वीडियो जिसका आप सबको इंतजार था। ये स्पेशल वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। तो दोस्तों इतनी मेहनत के लिए कुछ गिफ्ट तो बनता है ना। मैंने अपना क्यूआर दे रखा है, उस पर थोड़ा सा डोनेशन कर दो जिससे हमारी टीम मोटिवेटेड रहेगी। बाकी नेक्स्ट सीरीज भी जल्दी आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं नल वीडियो। नारुतो रिटर्न्स इन पास्ट टू सेव जिराया की। एक जोरदार धमाका हुआ जो मदारा के ऊपर की ओर फटा। उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। गिरती हुई बिजली की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसे सामान्य तरीके से बच पाना नामुमकिन था। वह तुरंत अपनी रिनेगन की शक्ति का इस्तेमाल करने वाला ही था ताकि अपने रिनेगन क्लोन को बलिदान बनाकर खुद को बचा सके कि तभी एक हाथ उसके कंधे पर आकर टिक गया। अगले ही पल काली बिजली ने दोनों के पैरों के नीचे की जमीन को एक गहरे खड्ड में बदल दिया। लेकिन जब धुआं छौटा तो मदारा बिना किसी चोट के खड्ड के तल पर खड़ा था, मानो हमला उस तक पहुंचा ही न हो। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि ओबितो वहां मौजूद था। अभी अभी ओबितो की साझा इंटेंजिबल शक्ति की वजह से ही वह उस हमले से बच पाया था। ओबितो के चेहरे पर वही ठंडापन था। उसने कहा, तुम तो अब भी वैसे ही हो मदारा, हमेशा इरिटेटिंग। वह बोला कि अगर नारुतो ने उसे बार बार न मनाया होता तो वह यहाँ कभी नहीं आता। आखिर उस ऋण का बदला तो अब तक बाकी है, उसने ठंडी आवाज में कहा। फिर उसे नारुतो की वो झलक याद आई जब उसने सच्चे मन से उससे मदद की गुजारिश की थी। ओबितो ने सोचा कि नारुतो के लिए वह फिलहाल अपनी दुश्मनी भुला सकता है। थोड़ी बातचीत के बाद उसने मदारा से कहा, मेरी ताकत का जितना इस्तेमाल करना है कर लो। मदारा जो पहले इंद्रा से कुछ पल लड़ चुका था, जानता था कि उसे अकेले हराना नामुमकिन है। अभी का हमला अगर वह खुद झेलता तो शायद उसे कम से कम एक रिनेगन क्लोन खोना पड़ता। नीले रंग का विशाल सुसानु गहरे खड्ड से ऊपर उठाया जिसका नियंत्रण अब मदारा के हाथ में था। ओबितो ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, करो जो करना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इंद्रा ने उनकी ओर देखा, कुछ हैरान था। वह समझ गया कि मदारा के साथ खड़ा ये दूसरा आदमी किसी अनोखी शक्ति का मालिक है। ब्लैक जेत्सु उसके पास आकर बोला, उसके पास शरीर को इंटेंजिबल करने की क्षमता है। इंद्रा के चेहरे पर एक दिलचस्प मुस्कान आई। वाकई मेरे वंशजों के लायक है। उसने कहा, ठीक है अब थोड़ा असली खेल दिखाते हैं। गहरे बैंगनी चक्र की लहरें इंद्रा के शरीर से फूट पड़ी जो आकाश तक जा पहुंची और पलक झपकते ही उसने वह रूप ले लिया जो ने कगुया से युद्ध के समय अपनाया था। 6 मार्गों का सुसानु, सैकड़ों मीटर ऊंचा वह रूप पूरे क्षितिज को ढक गया। ओबितो के माथे पर पसीना छलक आया। यह भी सुसानु कहलाता है, उसने बुदबुदाया। मदारा ने भौहें चढ़ाई। सोचा भी नहीं था कि पूर्ण सुसानु के ऊपर भी एक और रूप मौजूद है। उस समय उसका एक रिनेगन अब भी नारुतो के पास था, इसलिए वह सिर्फ 2 रिनेगन क्लोन ही सक्रिय रख सकता था। उसने अपने असली शरीर और एक क्लोन दोनों से पूर्ण सुसानु प्रकट किया, जबकि ओबितो उसकी रक्षा के लिए भीतर मौजूद था। मदारा ने लगातार चक्र तलवारों से हमले शुरू किए जो एक के बाद एक इंद्रा पर बरसने लगे, लेकिन उसका बचाव भेद नहीं सके। इंद्रा मुस्कुराया, दिलचस्प है। फिर उसने अपने सिर के ऊपर काली बिजली का एक भंवर रचा। जैसे ही उसने अपनी तलवार झटकी वे बिजली के गोले मदारा के क्लोन पर बरस पड़े। एक क्लोन का सुसानु पल भर में बिखर गया। फौरन ही इंद्रा ने दूसरे क्लोन पर सीधा वार किया, पर मदारा ने सही समय पर अपनी रिनेगन स्वैप तकनीक बॉडी स्विच सक्रिय की और पलक झपकते ही उसने अपने क्लोन के साथ स्थान बदल लिया, जिससे वह वॉर को बारीकी से टाल गया। मदारा के विशाल सुसानु ने दोनों हाथों से इंद्रा के सुसानु की कलाई कसकर पकड़ ली। उसने जोर से पुकारा, ओबितो। बगल में खड़ा ओबितो तुरंत समझ गया कि मदारा क्या योजना बना रहा है। उसने झट से इंद्रा के सुसानु के माथे की ओर कामुई सक्रिय कर दी। कामुई की शक्ति ने 6 मार्गों के सुसानु की रक्षा को चीर डाला। मदारा की आंखों में चमक दौड़ी। उसने मौके का फायदा उठाकर अपने रिनेगन टेलीपोर्टेशन से वो दरार पार की और सीधे इंद्रा को उसके सुसानु के बाहर जा फेंका। यह वार इंद्रा के लिए बिल्कुल अप्रत्याशित था। वह हंस पड़ा, वाह वाकई मेरे पुनर्जन्मित उत्तराधिकारी के लायक हो तुम। यह कहकर उसने 2 उंगलियों से मुद्रा बनाई और दूर से ही 6 मार्गों के सुसानु को नियंत्रित करते हुए एक विशाल तीर चलाया जो सीधा मदारा के सुसानु के माथे को भेद गया। क्षण भर में मदारा का सुसानु टूटकर बिखर गया, पर ओबितो की साझा इंटेंजिबल शक्ति की वजह से दोनों बिना किसी नुकसान के जमीन पर उतर आए। इंद्रा ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कामुई सच में एक बेहतरीन शक्ति है। दूर खड़ा ब्लैक जेत्सु सब देख रहा था। उसे साफ दिख रहा था कि इंद्रा इस लड़ाई का आनंद ले रहा है और किसी हद तक मदारा और ओबितो दोनों से प्रभावित हुआ है। मदारा कुछ देर तक उन बढ़ती हुई गॉड टेक्निक इन्फिनिट त्सुकुयो को देखता रहा, फिर गहरी सोच में डूब गया। उसने महसूस किया कि वो तकनीक भले ही शक्तिशाली हो लेकिन एक जगह स्थिर है। अगर उसका सही उपयोग किया जाए तो वे किसी हद तक इंद्रा को रोक सकते हैं। उसने फिर से अपना सुसानु सक्रिय किया और ओबितो को उसकी हथेली पर खड़ा कर दिया। वह बोला, मौका सिर्फ एक बार मिलेगा, अगर चूक गए तो जीतने की संभावना लगभग शून्य है। ओबितो ने हल्का व्यंग्य करते हुए कहा, सोचा नहीं था
कि वो घमंडी बुड्ढा आज ऐसी बात भी करेगा। मदारा पंख फैलाकर गॉड टेक्निक की ओर उड़ चला और रास्ते में अपने रिनेगन क्लोन के साथ लगातार स्थान बदलते हुए इंद्रा के हमलों से बचने लगा। ब्लैक जेत्सु तुरंत उसकी योजना समझ गया। वह चिल्लाया, इंद्रा, गॉड टेक्निक की रक्षा करो। इंद्रा ने भी तुरंत उधर उड़ान भरी। उसे अपनी ओर आते देख मदारा ने अचानक दिशा बदली और अपने हाथों में खड़े ओबितो को सीधे इंद्रा के सुसानु के सिर की ओर फेंक दिया। खुद वह आगे बढ़ता रहा गॉड टेक्निक को नष्ट करने के लिए। इंद्रा को दोनों दिशाओं में संभलना पड़ा। वह आगे बढ़ते हुए पीछे से अपने ट्रूथ सीकिंग बॉल्स छोड़ता गया जो ओबितो पर बरसे, पर सब बिना असर के उसके आर पार निकल गए। ओबितो पूरी तरह इंटेंजिबल स्थिति में सीधे इंद्रा के सुसानु के अंदर प्रवेश कर गया और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। अब इंद्रा सचमुच घबरा गया। उसने एक काली छड़ी उठाई और ओबितो पर वार किया, पर वह भी बेअसर होकर उसके पार निकल गई। ओबितो ने बिजली जैसी तेजी से इंद्रा की बांह पकड़ ली और अपनी दोनों आंखों से ड्यूल कामुई सक्रिय किया, अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए। इतनी नजदीकी से यह वार इंद्रा के लिए भी अटल था। आखिरकार इंद्रा पूरी तरह से ओबितो के कामुई स्पेस में खींच लिया गया। 6 मार्गों का सुसानु उसके साथ ही ढह गया और पल भर में धूल में मिल गया। मदारा तुरंत पलटकर नीचे गिरते ओबितो को थाम लिया। दोनों जमीन पर उतरे और बहुत समय बाद एक सच्ची मुस्कान उनके चेहरों पर आई। आखिरकार सफल हो गए। लेकिन तभी हवा में एक व्यंग्य भरी हंसी गूंज उठी। वाकई कमाल है, सोचा नहीं था कि तुम दोनों इतने कम वक्त में इतना सटीक तालमेल बिठा लोगे। अचानक पास ही एक काला स्पेस पोर्टल खुला जिससे 2 ट्रूथ सीकिंग स्पीयर जैसी बिजली की भालाएं निकली जो सीधा ओबितो और मदारा पर जा लगी। ओबितो की आंखें फैल गईं। असंभव, कोई मेरी कामुई स्पेस से बाहर कैसे निकल सकता है। उसने देखा वो आंखें थीं 6 तोमाए रिनेगन की जो खुद समय और अंतरिक्ष को भेदने की क्षमता रखती थी। अभी अभी ओबितो ने ड्यूल कामुई का इस्तेमाल किया था जिसके भारी दुष्प्रभाव अब सामने आ चुके थे। वह अब अपने इंटेंजिबल मोड में प्रवेश नहीं कर पा रहा था। मदारा ने तुरंत यह बात भांप ली। आखिरी क्षण में उसने अपने रिनेगन क्लोन के साथ ओबितो की जगह बदल ली। अगले ही पल ट्रुथ सीकिंग स्पीयर के नुकीले सिरों ने मदारा और उसके क्लोन दोनों के दिलों को भेद डाला। ओबितो यह देखकर सन्न रह गया। उसकी आंखों में जटिल भाव थे जब उसने पूछा, तुमने मुझे क्यों बचाया? मदारा, जिसकी सांसें अब भारी थीं, फिर भी अपनी शाही ठंडक बनाए रखते हुए बोला, अब जाकर उस लड़की का बदला मैंने तुम्हारे लिए चुका दिया। अब हम दोनों के बीच कोई कर्ज बाकी नहीं रहा। असल में मदारा ने ओबितो को इसलिए बचाया था क्योंकि वह नारुतो का दूत बनकर आया था। उसके मन में सिर्फ यही ख्याल था, नारुतो को जवाब देना उसका फर्ज है। आखिरकार वही लड़का था जिसने उसकी बंद आत्मा के द्वार खोले थे। मरने से पहले के उन शब्दों में मदारा ने कहा, जल्दी भाग जाओ ओबितो, कामुई से निकल जाओ। नारुतो से कहना, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका। ओबितो ने दांत भींच लिए, मुट्ठियां कस लीं और बोला, खुद को महान समझने वाले मूर्ख, ऐसी बात तो तुम्हें खुद जाकर नारुतो से कहनी चाहिए। यह कहकर उसने अपनी अंतिम ताकत जुटाई, मंगेक्यो शारिंगन को सक्रिय किया और अपनी शेष चक्र शक्ति को निचोड़ते हुए कामुई से खुद और मदारा दोनों को भीतर खींच लिया। थके हुए ओबितो और जीवन शक्ति गंवाते मदारा एक ही चट्टान पर गिर पड़े। अब मदारा इंसान नहीं रह गया था। उसका हृदय भेदे जाने का मतलब था निश्चित मृत्यु। पर उसी क्षण उसके सीने पर उभरा हाशिरामा का चेहरा धीरे धीरे घुलने लगा और उसकी जीवन शक्ति मदारा के शरीर में प्रवाहित होने लगी। उसकी मृत होती नसें फिर से धड़कने लगीं और उसका शरीर पुनर्जीवित होने लगा। साथ ही उसकी मंद पड़ चुकी रिनेगन अब किसी रहस्यमयी परिवर्तन से गुजर रही थी। उधर बाहर इंद्रा ने उन दोनों पर और कोई हमला नहीं किया। वह अब पूरी तरह उस खिलने को तैयार गॉड टेक्निक इन्फिनिट त्सुकुयोमी में मग्न था। इसी बीच नारुतो, सास्के और तोबिरामा सब एकत्र होकर अनंत त्सुकियोमी का उपाय ढूंढ रहे थे। नारुतो की दी जानकारी के अनुसार जो लोग एडो टेंसेई से पुनर्जीवित हुए हैं वे अनंत त्सुकियोमी के प्रभाव से सुरक्षित हैं। इस पर तोबिरामा ने एक साहसी विचार रखा, क्यों ना सब शिनोबी खुद को बलिदान करें और फिर उन व्हाइट जेत्सु के शरीरों से खुद को एडो टेंसेई के रूप में पुनर्जीवित करें। इस तरह सबको ऐसे शरीर मिलेंगे जो अनंत त्सुकियोमी से अप्रभावित रहेंगे और आने वाली लड़ाई के लिए और मजबूत भी होंगे। सभी कुछ पल के लिए चुप रहे। सासुके ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम वाकई जन्मजात शैतानी सोच वाले हो। तोबिरामा ने मुस्कुराया, इतना गंभीर मत हो जाइए, थोड़ा माहौल हल्का कर रहा था बस। तभी एक काला स्पेस वॉर्टेक्स उनके सामने खुल गया। उससे ओबितो निकला, अपने हाथों में बेहोश मदारा को थामे हुए। नारुतो तुरंत दौड़कर पहुंचा। उसकी आंखों में हल्की चमक थी। ओबितो ने पछतावे के स्वर में कहा, वो मुझे बचाने के लिए घायल हुआ। नारुतो ने देखा कि मदारा के सीने पर का हाशिरामा का चेहरा अब पूरी तरह गायब हो चुका था, लेकिन उसके शरीर में कोई अजीब ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। वह झुका, अपना यांग पावर वाला हाथ मदारा के सीने पर रखा और उसकी हृदय की चोट भर दी। उसी पल नारुतो की बाईं आंख जिसमें रिनेगन था अचानक भारी सी महसूस होने लगी। अगले ही क्षण
हाशिरामा की आवाज गूंजी, मदारा! वह उत्साह से चिल्लाया क्योंकि मदारा होश में आ चुका था। हाशिरामा की कोशिकाओं और नारुतो की यांग शक्ति के मेल से अब मदारा की रिनेगन शुद्ध होकर 6 तोमाए रिनेगन में बदल चुकी थी और उसी क्षण नारुतो के शरीर में मौजूद वह दूसरी आंख भी उसी दिव्य शुद्धि से जगमगाने लगी। मदारा धीरे धीरे उठा और अपने शरीर में बहते उस अविश्वसनीय परिवर्तन को महसूस करने लगा। अब वह न तो सिर्फ उचिहा मदारा था और न ही सेनजू हाशिरामा का अंश। वह बन चुका था एक ऐसा अलौकिक उचिहा जो अपने ही नाम को भूल चुका था। थोड़ी बेबसी और अपनापन के साथ उसने अपने सीने से लिपटे हाशिरामा को हल्के से अलग किया और मुस्कुराते हुए बोला, ऐसे मत करो, मुझे इतनी आसानी से हराया नहीं जा सकता। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोग मुस्कुरा उठे और पूरे माहौल का तनाव एकदम हल्का हो गया। नारुतो आगे बढ़ा, बधाई हो मदारा, तुमने सच में अपने खोल से निकलकर नया रूप पा लिया है। उसने निर्णय लिया कि वह अपनी शरीर में लगी रिनेगन की आंख वापस मदारा को लौटा देगा, क्योंकि रिनेगन की असली शक्ति तभी प्रकट होती है जब दोनों आंखें एक साथ हों। इसलिए एक आंख वाला मदारा बनाम इंद्रा, यह लड़ाई असमान थी। मदारा ने हल्की हंसी के साथ कहा, हार तो हार होती है, कमजोर ही बहाने ढूंढते हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। नारुतो मुस्कुराया, अपनी आंख निकाली और बोला, अब जब मेरे पास 6 पार्ट्स की शक्ति है, मुझे इसकी जरूरत नहीं रही। वैसे भी यह आंख असल में तुम्हारी ही है और इसकी असली ताकत सिर्फ तुम्हारे शरीर में ही निखरेगी। मदारा ने वह आंख ली और उसे अपनी खोई हुई बाईं आंख के स्थान पर लगाया। तुरंत एक तेज आंधी उठी और उसके भीतर की दृष्टि शक्ति टोंगली विस्फोट की तरह फैल गई। उसके पीछे खड़े रिनेगन क्लोन की संख्या अब 8 हो चुकी थी। नारुतो ने अपनी यांग शक्ति का उपयोग कर अपनी खोई हुई आंख को पुनर्स्थापित किया और मुस्कुराया, क्योंकि अंततः उसे अपनी प्रिय आसमानी नीली आंखें वापस मिल गईं। इसी समय दूर एक विशाल मैदान पर इंद्रा एकटक देख रहा था उस गॉड ट्री की कली को जो खिलने ही वाली थी। अचानक आसमान से गॉड ट्री की आवाज गूंजी, अब समय आ गया है, सब कुछ अपने भीतर संभाले। ब्लैक जेत्सु तुरंत आगे बढ़ा, बेचैनी से बोला, जल्दी करो इंद्रा, गॉड ट्री को अपने भीतर संभालो। एक बार जब तुम गॉड ट्री का मानव अवतार बन जाओगे तो अनंत त्सुकियोमी को आसानी से पूरा कर सकोगे और पाओगे उससे भी अधिक शक्तिशाली चक्र, साथ ही अमर जीवन। इंद्रा कुछ क्षण तक गहराई से सोचता रहा, फिर ऊंची छलांग लगाकर अपना हाथ गॉड ट्री पर रख दिया। अगले ही पल गॉड ट्री अचानक घुलने लगा और तरल चक्र की धार बनकर पूरी तरह इंद्रा के शरीर में समा गया। उसने महसूस किया गॉड ट्री की वह अनंत शक्ति अब उसकी नसों में जलने लगी थी। इंद्र ने गंभीर स्वर में कहा, क्या यही है डिवाइन ट्री की असली शक्ति? उसके लिए ये मानो एक नए युग में प्रवेश करने जैसा था। काला जेत्सु मुस्कुराया, उसकी आंखों में एक सर्प जैसा भाव उभरा। आखिरकार तुम इस मुकाम तक पहुंच ही गए, उसने धीमे से कहा। वह अपने मन की बेचैनी को दबाते हुए बोला, जिसके पास रिनेगन की शक्ति होती है, जब वह चांद के समीप पहुंचता है, उसके मस्तक पर छिपी हुई आई ऑफ द मून सक्रिय हो जाती है। इंद्र आसमान की ओर उड़ चला। वह तब तक ऊपर गया जब तक चांद उसकी आंखों के सामने पूरा फैल नहीं गया। उसके माथे पर रक्त लाल रंग की 9 टोमोए रिनेगन प्रकट हुई और उसी क्षण इन्फिनिट त्सुकुयोमी शुरू हो गया। एक चकाचौंध कर देने वाली सफेद रोशनी ने पूरी धरती को ढक लिया। जो कोई भी उस रोशनी की चपेट में आया, उसकी आंखें 6 टोमोए रिनेगन में बदल गईं, यानी वे सभी गेंजुत्सु में फंस गए थे। उसी वक्त हिडन लीफ विलेज में नारुतो ने 9 टेल्स कुरामा की चक्र शक्ति सभी शिनोबीज के शरीर में प्रवाहित कर दी। उसने और ओबितो ने अपनी चक्र लिंकिंग से हर योद्धा को उस सफेद प्रकाश से बचाए रखा। पहले ओबितो की टाइम स्पेस तकनीक काम हुई, सिर्फ 10 मिनट तक चलती थी, पर नारुतो की 9 टेल्स चक्रा क्लोक के साथ अब वे उतनी देर टिक सकते थे जब तक इन्फिनिट त्सुकुयोमी समाप्त न हो जाए। कुछ देर बाद आई ऑफ द मून से निकलती सफेद किरणें धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। धरती पर बाकी सभी लोग गहरी नींद यानी इन्फिनिट त्सुकुयोमी में डूब चुके थे। यह देख काला जेत्सु बोला, अब बस इन्हें वृक्ष पर लटकाना बाकी है। इंद्र ने हाथ जोड़कर एक नया जादू सक्रिय किया, गॉड्स डिसेंट टेक्निक। वह शक्ति फिर से धरती पर उतरी और उसके जड़ें हर दिशा में फैल गईं। उन सभी को जो माया में फंसे थे डिवाइन ट्री की शाखाओं पर लटका दिया गया। इस तरह इन्फिनिट त्सुकुयोमी पूर्ण हुआ। इंद्र ने गहरी सांस ली और धीरे से जमीन पर उतरा। काला जेत्सु मुस्कुराता हुआ उसकी ओर बढ़ा। बहुत अच्छा किया, वह बोला, पर अगले ही क्षण उसने अचानक अपनी काली भुजा इंद्र की पीठ की ओर बढ़ाई। लेकिन इससे पहले कि वह वार करता, इंद्र मुड़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। काला जेत्सु की आंखें फैल गईं। नानी! क्या? इंद्र के होठों पर ठंडी मुस्कान उभरी। मैं इंतजार कर रहा था, कब तुम अपना असली रंग दिखाओगे? काला जेत्सु ने कांपते स्वर में पूछा। तुम्हें कब पता चला? इंद्र ने शांत भाव से कहा, जो व्यक्ति बिना किसी कारण किसी की मदद करे वह जरूर कुछ बड़ा छिपा रहा होता है। मैं शुरू से ही तुमसे सावधान था। काला जेत्सु ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन इंद्र ने उसकी पकड़ और मजबूत कर दी। वह भीतर तक हिल गया। इतनी लड़ाइयों और इन्फिनिट त्सुकुयोमी के बाद भी इंद्र में अब भी इतनी शक्ति थी। इंद्र को उसके असली मकसद का अंदाजा नहीं था, लेकिन उसके लिए एक नियम था, एक बार धोखा तो हमेशा के लिए अविश्वास। उसने काला जेत्सु को ब्लैक रॉड से बांधा और उसे हवा में उछाल दिया। काला जेत्सु चिल्लाया, माँ!
मैं नाकाम रहा और फिर उसे चिबाकू टेंसी में कैद कर दिया गया। सब खत्म होने के बाद इंद्र ने अपनी नजरें हिडन लीफ विलेज की ओर मोड़ी। जब इन्फिनिट त्सुकुयोमी सक्रिय हुआ था, उसे महसूस हुआ था वहाँ एक रहस्यमयी शक्ति थी जो उस प्रकाश को रोक रही थी। वह जानता था अब सारे महान शिनोबी वहीं एकजुट हैं। वो वही है ना जिसे काला जेत्सु ने उजुमाकी नारुतो कहा था। इंद्र ने ठंडी निगाहों से दूर क्षितिज की ओर देखा। अब वक्त आ गया है उससे मिलने का। वह एक सफेद रोशनी की लहर में बदलकर तेजी से हिडन लीफ विलेज की दिशा में बढ़ गया। उधर नारुतो बाकी शिनोबीज को लेकर ओबितो की कामुई स्पेस से बाहर निकल चुका था। अचानक व्हाइट जेत्सु ने चौंकाने वाली खबर दी। काला जेत्सु की घातक चाल नाकाम रही। वह अब चिबाकू टेंसे में सील हो चुका है और इंद्र अब सीधा उनकी ओर बढ़ रहा था। नारुतो ने यह सुनकर कोई हैरानी नहीं जताई। मुस्कुराते हुए बोला, वो 1000 साल पुराना चालबाज आखिरकार सही हाथों में फंस ही गया। सासुके को उसका ये बेपरवाह अंदाज थोड़ा अजीब लगा। उसने याद दिलाया, मत भूलो अगर काला जेत्सु सील हो गया तो कगुया का पुनर्जन्म नामुमकिन है। नारुतो ने शांत स्वर में कहा, फिलहाल ऐसा कहना जल्दीबाजी होगी। मुझे यकीन है काला जेत्सु ने कुछ बैकअप प्लान जरूर छोड़े होंगे। उसकी बात ने सभी के मन को स्थिर कर दिया। अब हर गांव के सबसे ताकतवर शिनोबी एक जगह एकजुट थे, सब लड़ने को तैयार। अचानक जोरदार तूफान उठा, आसमान काला हो गया और अगले ही पल इंद्र धरती पर उतरा, ऐसी आभा के साथ कि आसमान और जमीन दोनों कांप उठे। उसकी निगाहें ठंडी थीं। जिसे भी देखा वो सिहर उठा। कई शिनोबी तो उसकी महज मौजूदगी से बेहोश हो गए। माई जो चौथी मिजुकागे थी अपने दिल पर हाथ रखकर बोली, मुझे लगा था पहला होकागे और मदारा उचिहा ही ताकत की हद है, पर नारुतो ने मेरी सोच बदल दी थी। और अब ये आदमी, इससे पहले कभी ऐसा डर महसूस नहीं हुआ। वह सोच भी नहीं पाई, सिर्फ उसकी मौजूदगी बता रही थी कि ये इंसान नारुतो से भी ज्यादा शक्तिशाली है। इंद्र ने ठंडी आवाज में कहा, इतनी कमजोर ताकत, निराशाजनक। फिर उसकी नजर सीधी नारुतो पर गई। मुझे तुम्हारे अंदर से एक अजीब अशूरा चक्रा महसूस हो रहा है। तो तुम ही हो उजुमाकी नारुतो? नारुतो ने मजबूत आवाज में जवाब दिया। हाँ, तो क्या सिखाना चाहोगे? इंद्र ने कहा, बेकार लोगों को यहाँ से हटाओ, मुझे कमजोरों पर वक्त जाया करना पसंद नहीं। उसने इशारा किया, नारुतो, सासुके, मदारा, हाशिरामा और ओबितो, बस तुम 5 रहो, बाकी सब अपने घर जाओ और सो जाओ। ये सुनते ही जोश में भरे कई शिनोबी गरज उठे। कुछ क्लाउड विलेज के निंजा तो जोश में आकर सीधा उसकी ओर भाग पड़े। लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, आसमान से एक काला बिजली का गोला गिरा, एक ही पल में उन्हें राख बना देता। अच्छी बात यह रही कि नारुतो ने अपनी 9 टेल्स चाकरा हैंड से उन्हें समय रहते बचा लिया। मदारा ने गंभीर आवाज में कहा, वो उसके बाएं आंख का डोजुत्सु है। वो प्राकृतिक बिजली को 6 पाथ्स पावर के साथ मिलाकर एक ब्लैक थंडरस्टॉर्म बनाता है। इसे रोक पाना लगभग नामुमकिन है। सभी शिनोबी उस गहरे गड्ढे को देख सिहर उठे। ऐसे राक्षस से हम कैसे लड़ेंगे? तभी मदारा जोर से हंसा, वो सही कह रहा है, कमजोर लोग अगर मरना नहीं चाहते तो पीछे हट जाएं। बाकी चारों होकागे आगे बढ़कर बाकियों के सामने खड़े हो गए। मिनाटो ने कहा, नारुतो अभी मत बढ़ो, पहले हमें उसकी ताकत पर रखने दो। जैसे ही आवाज थमी, आसमान से एक भयानक सोनिक ब्लास्ट गूंज उठा, जिसने इंद्र को जोरदार झटके से पीछे उछाल दिया। वो हमला था मदारा के रिनिगन शॉक अटैक का। इंद्र ने ऊपर देखा और मुस्कुराया, अरे ये तो मेरा हारा हुआ मोहरा नहीं है क्या? मदारा की 6 टोमोई रिनिगन चमक उठी। वो आत्मविश्वास से बोला, अब मैं पहले वाला मदारा नहीं हूँ। इंद्र ने भी यह महसूस किया था। पिछली लड़ाई की तुलना में अब मदारा के रिनिगन क्लोन्स 2 से बढ़कर 8 हो चुके थे और सबसे बढ़कर उसके चेहरे पर वो नफरत भरा विकृत भाव अब गायब था। यह सुनकर मदारा की भौहें सिकुड़ गईं। उसने चेतावनी दी, ज्यादा मत बोलो। पर इंद्र को अपने हारे हुए विरोधी की धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपने हाथों में काले ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब समेटे और उन्हें लाइटनिंग स्पीयर का रूप दे दिया। फिर उसने अपनी इंस्टेंट लाइटनिंग बॉडी फ्लिकर तकनीक सक्रिय की। एक पल में वो बिजली बनकर मदारा के सामने जा पहुंचा। उसकी गति इतनी तेज थी कि कोई देख भी न पाया और अगले ही क्षण लाइटनिंग स्पीयर ने मदारा के दिल को भेद दिया। मदारा की सांस रुकने लगी, पर तभी वह बिना किसी चोट के इंद्र के पीछे प्रकट हुआ। बस फर्क इतना था कि उसके रिनिगन क्लोन्स अब एक कम हो चुके थे। इंद्र चौंका, क्या ये उसकी नई टेक्निक है? क्या अब उसके क्लोन्स उसके लिए मर सकते हैं? दरअसल ये मदारा की नई क्षमता थी जो उसे 6 टोमोई रिनिगन के विकसित रूप से मिली थी। अब उसके क्लोन्स की संख्या बढ़ने के साथ उन्हें शरीर में लौटने की जरूरत नहीं थी। अगर मूल शरीर पर हमला हो तो क्लोन उसके स्थान पर मर जाता है। यानी कि अब मदारा को हराने के लिए उसे कम से कम 9 बार लगातार मारना पड़ेगा। लेकिन बस इतना ही नहीं, उसने एक और भयावह शक्ति को सक्रिय कर लिया था। इंद्र नहीं जानता था कि मदारा ने क्या हासिल किया है, पर वह समझ गया था अगर पहले उसके क्लोन्स को खत्म किया जाए तो वही सही रास्ता होगा। लेकिन मदारा भी कोई आम प्रतिद्वंद्वी नहीं था। उसने अपने 7 क्लोन्स को साथ लेकर जबरदस्त हमला शुरू कर दिया। स्वयं मदारा आगे बढ़ा और चारों होकागे के सामने आ खड़ा हुआ। अब उसकी रिनिगन एवोल्यूशन पूरी तरह सक्रिय थी। क्लोनों की संख्या बढ़ने के साथ उसे रिनिगन्स हिडन डायमेंशन एबिलिटी भी मिल चुकी थी। उसने अपनी आंखों में चमक भरी और कहा, अब मैं दिखाता हूँ असली शक्ति। और फिर उसने सक्रिय किया रिने वर्ल्ड, रिने सेकाई। अगले ही पल मदारा और चारों होकागे काले सफेद से भरे एक अजीब से स्थान में पहुंच गए। टोबिरामा ने पूछा, ये क्या
क्या कर डाला तुमने? मदारा ने संक्षेप में कहा, इस जगह से हम बाहर की दुनिया देख सकते हैं, पर बाहर वाले हमें नहीं देख सकते जब तक उनके पास रिनेगन या सिक्स पाथ्स पावर न हो। और सिर्फ वो लोग जिनमें यिन यंग पावर ऑफ द सिक्स पाथ्स है, वो हमें यहाँ छू सकते हैं या हमला कर सकते हैं। टोबीरामा ने भौहें चढ़ाई। ये सब व्यर्थ नहीं है क्या? इंद्र के पास तो दोनों शक्तियां हैं। हाशिरामा ने टोबीरामा को शांत किया। रुको, मदारा यूं ही कुछ नहीं करता। मदारा ने उनकी बात नजरअंदाज करते हुए जारी रखा। इस रिन्ने वर्ल्ड की सबसे बड़ी ताकत ये है कि यहाँ भौतिक नियम लागू नहीं होते। इसका मतलब है यहाँ हम सामान्य दुनिया की सीमाओं से मुक्त हैं। यही कारण है कि यहाँ फेज शिफ्ट जैसी गति हासिल की जा सकती है जो रिन्ने सिंक्रोनाइजेशन से उत्पन्न होती है। चारों होकागे ने आश्चर्य से एक दूसरे को देखा। मिनाटो ने हवा में तैरने की कोशिश की और सचमुच वो बिना किसी गुरुत्वाकर्षण के धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। वो मुस्कुराया और बोला, वाह, इस टेक्निक को मैं कहूंगा सुपर जीरो ग्रेविटी विंड मोड। टोबीरामा ने सीने पर बांधे हाथ धीरे से नीचे किए और इंद्र को घेरते हुए उसके रिनेगन क्लोन्स की तरफ देखकर बोला, चलो अब थोड़ा पीछे से वार करने का वक्त आ गया है। इस वक्त इंद्र लगातार क्लोनों से लड़ते हुए 2 रिनेगन शैडोज को खत्म कर चुका था। उसे लगा अब थोड़ा सांस लेने का मौका मिलेगा, पर तभी उसने देखा 4 और क्लोन्स तेजी से उसकी ओर बढ़ रहे हैं। ध्यान से देखने पर उसे एहसास हुआ कि वो मदारा के क्लोन्स नहीं थे, बल्कि हाशिरामा, टोबीरामा और मिनाटो थे। मिनाटो ने रिने वर्ल्ड के शून्य गुरुत्वाकर्षण माहौल में सबसे पहले हमला किया। एक जबरदस्त रसेंगान सीधे इंद्र की पीठ पर जा लगा। हमला सफल रहा देखकर मिनाटो हैरान था। बिना सेज मोड के भी उसका रसेंगन असर कर रहा था। मदारा ने शांत भाव से कहा, बिल्कुल, रिने वर्ल्ड खुद 6 पाथ्स पावर के बराबर की टेक्निक है, इसीलिए केवल वही शक्ति इसे नुकसान पहुंचा सकती है। इंद्र ने अपने कपड़ों से धूल झाड़ी और पलटकर मिनाटो पर झपट्टा, लेकिन तभी हवा में एक तीखी आवाज गूंजी, फ्लाइंग रेजिन स्लैश। चमकती हुई तलवार की धार ने रिने वर्ल्ड की गतिवृद्धि के असर में सीधे इंद्र का सिर काट दिया। वार सफल हुआ। टोबीरामा मुस्कुराया। अब सिर ही नहीं तो ताकत का क्या फायदा? लेकिन तभी कटा हुआ सिर ठंडी मुस्कान के साथ बोला, तुम लोग वाकई बहुत परेशान करते हो। अगले ही पल इंद्र का बिना सिर वाला शरीर अचानक हवा में तेजी से हरकत करने लगा। उसके दोनों हाथों ने एक झटके में टोबीरामा और मिनाटो के सिर पकड़ लिए। टोबीरामा घबरा गया। वो तुरंत फ्लाइंग रेजिन से भागना चाहता था, पर तभी उसे रोक दिया गया यिन यांग शील्ड की अदृश्य शक्ति ने। उसी समय हवा में लटकता इंद्र का सिर मुस्कुराया। उसकी हथेलियों में 2 छोटे छेद बने और उनमें से 2 ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स घातक हथियारों का रूप लेकर सीधे टोबीरामा और मिनाटो की ओर बढ़े। स्थिति बेहद गंभीर थी। तभी नारुतो बिजली की तरह प्रकट हुआ। उसने मिनाटो को तुरंत नीचे खींच लिया, पर टोबीरामा को बचाने में देर हो चुकी थी। जैसे ही हमला होने वाला था, मदारा ने अचानक अपनी रिने प्रोटेक्शन शिफ्ट टेक्निक सक्रिय की और अपने एक रिनेगन शैडो को टोबीरामा के स्थान पर रख दिया। ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स उस क्लोन को भेद गए जो तुरंत हवा में विलीन हो गया। टोबीरामा बच गया। उसने एक पल के लिए मदारा की ओर देखा। चेहरे पर उलझन और हैरानी थी। उसने मेरी जान बचाई। उधर इंद्र ने नीचे पड़े अपने सिर को उठाया, उसे धीरे से वापस शरीर पर रखा और पलक झपकते ही सिर फिर से जुड़ गया। यह दृश्य देखकर सबके चेहरे सख्त हो गए। ये तो सच में एक डरावना मॉन्स्टर है। हाशिरामा ने देखा कि उसका साथी लगभग मारा गया था। गुस्से में उसने अपना शक्तिशाली जुत्सु सेज आर्टवुड रिलीज ट्रू सेवरल थाउजेंड आर्म्ड कैनन किया। रिनेगन की दुनिया में ऊपर आसमान में बुद्ध का विशाल रूप उभर आया। ये देखकर इंद्र को एहसास हुआ, हाशिरामा असल में अशुरा का दूसरा पुनर्जन्म है। मदारा के शरीर से उठती भयंकर चक्रा लहरें सबको असहज कर रही थीं। उसका ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स एक ऑल राउंड डिफेंस बैरियर में बदल गया, जिसने इंद्र को पूरी तरह से घेर लिया। बाहर की दुनिया में जिनके पास रिनेगन नहीं था, वे इस स्पेस के अंदर क्या चल रहा है देख नहीं पा रहे थे। उन्हें सिर्फ इंद्र के बैरियर के चारों ओर अचानक तेज धमाके और शॉक वेव्स सुनाई दे रहे थे। अंदर सेज आर्टवुड रिलीज के मुक्के और भी तेज होते जा रहे थे, और क्योंकि ये खुद एक सेज जुत्सु था, हमले के बाद ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स की डिफेंस पर दरारें दिखने लगीं। लेकिन जब बैरियर टूटने ही वाला था, हाशिरामा की एनर्जी लगभग खत्म हो गई। तभी मदारा आगे बढ़ा और उसने अपना जुत्सु रिनेगन सुपर लाइट हेवी रॉक तकनीक हेवेनली रिवाइवल चलाया। आसमान से एक विशाल उल्का पिंड फटते हुए नीचे उतरने लगा। मदारा ने चिल्लाकर कहा, पकड़ इसे हाशिरामा। वो मुस्कुराया, यादों में खोया, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बचपन में नदी के उस पार पत्थर फेंकते थे, बस अब पत्थर की जगह उल्का आ गया है। हाशिरामा के विशाल बुद्ध रूप ने अपने दोनों हाथों से उस उल्का को थामा और पूरी ताकत से उसे इंद्र की ओर फेंक दिया। जैसे ही उल्का टकराने वाला था, मदारा ने 2 उंगलियों से सील बनाया और उसी पल सुपर लाइट वेट तकनीक सुपर हैवी वेट में बदल गई। उल्का का वजन और डेंसिटी 1000 गुना बढ़ गई, जिससे इंद्र जमीन के गहरे हिस्से में धंस गया। इस दुनिया की लिमिट भी यहीं पहुंचकर टूट गई। पहली बार इस तकनीक को इस्तेमाल करने का बोझ मदारा पर भारी पड़ा। वो जमीन पर झुककर सांसें लेने लगा। कुछ देर बाद इंद्र आसमान में उड़ता हुआ हंस पड़ा। अभी का वार बुरा नहीं था, अब मुझे और एंटरटेन करो, टोबीरामा ने उसे घूरते हुए कहा। इतने भारी हमले का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। सासुके और नारुतो आगे बढ़कर उनके सामने आ गए। नारुतो चिल्लाया, चलो साथ मिलकर करते हैं।
बड़े भैयों, इतना कहकर दोनों एक साथ झपट्टे और इंद्र पर सीधा हमला बोल दिया। उनके जोश से भरे कॉम्बो अटैक के सामने इंद्र ने तुरंत हाथ जोड़कर सिक्स पाथ्स थंडर लॉ सक्रिय किया। आसमान में काले बादल उमड़ आए और बिजली की असीम बरसात शुरू हो गई। नारुतो अपनी फुर्ती से हर बिजली के वार से बच गया, जबकि सासुके ने अपने दाएं हाथ में बिजली की धार बनाई और दाएं आंख से केंजुत्सु राइजिन सक्रिय किया। सारी बिखरी हुई बिजली मानो उसकी बात मानने लगी। सारी एनर्जी उसके पीछे इकट्ठा होकर एक विशाल किरण का रूप लेने लगी। जैसे ही सासुके ने हाथ झटका, वो सिक्स पार्ट किरण तेजी से इंद्र की तरफ दौड़ पड़ा। इंद्र थोड़ा चौंका। पिछली बार तो ये मेरे ही बिजली के वार से गिर पड़ा था, इतने कम समय में इसने काउंटर कैसे सीख लिया? उसने फिर से अपने ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स से एक नई डिफेंस वॉल खड़ी की, पर हमला खत्म होते ही अचानक उसके पीछे एक फ्लाइंग राइजिन कुणाई चमका। अगले ही पल नारुतो वहां टेलीपोर्ट होकर पहुंचा। हाथ में ब्लैक रॉड लेकर उसने वार किया इंद्र के सिर पर। इंद्र मुस्कुराया। गलत कोऑर्डिनेशन। उसने फटाफट 2 उंगलियों से सील बनाया और उसके पीछे से रॉक लाइटनिंग स्पीयर बनी, जो सीधे नारुतो की तरफ झपटी। नारुतो ने हैरानी से देखा, फौरन अपने चक्रा हाथ से उस बिजली भाले को पकड़ लिया। तेजी से एक चक्रा हाथ बनाकर उसने सामने से आ रहे रॉक लाइटनिंग स्पीयर को पकड़ लिया। साथ ही उसने दाहिना हाथ उठाया और बोला, सुन, मुझे अपना चक्रा दे। सेजॉट, टेल्ड बीस्ट जायंट रसेन शुरिकेन पल भर में उसके हाथ में बन गया। नारुतो ने उसे पूरे जोर से इंद्र की ओर फेंका और तुरंत फ्लाइंग राइजन से जमीन पर लौट आया। जैसे ही रसेन शुरिकेन फटा, उसकी गर्म लहरों ने चारों ओर की हवा हिला दी। इंद्र, जिसने ट्रुथ सीकिंग ऑनर्ब्स से डिफेंस किया था, थोड़ी देर के लिए भौहें सिकोड़ता है। उसने बाईं आंख चौड़ी खोलकर आमातेरस सब्स्टिट्यूशन जुत्सु एक्टिवेट किया। उसका शरीर काले पत्थरों में बिखर गया और असली रूप कुछ दूर दोबारा प्रकट हुआ। तभी सासुके ने नारुतो को इशारा किया। नारुतो तुरंत समझ गया कि उसका मतलब क्या है। उसने हाथों में मैग्नेट रिलीज रसेंगन तैयार किया, जबकि सासुके ने सिक्स पाथ्स चिदोरी को कंडेंस किया। दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़े और जैसे ही वे क्रॉस हुए, सासुके ने अमेनो तेजिकारा एक्टिवेट करके इंद्र को दोनों के बीच स्वैप कर दिया। इंद्र समझ ही नहीं पाया कि वो अचानक हमले के भंवर में कैसे आ गया। मैग्नेट रसेंगन की सीलिंग पावर से वो कुछ पल के लिए हिल नहीं पा रहा था। नारुतो के पीछे 8 चक्रा हाथ उभरे, हर हाथ में एक एक टेल्ड बीस्ट जायंट रसेन शुरिकेन बन रही थी। उसने चिल्लाकर सासुके को पीछे हटने को कहा और फिर सब शुरिकेन एक साथ इंद्र पर फेंक दी। विस्फोट की ताकत से पूरी जमीन हिल गई, लेकिन हमला उम्मीद के मुताबिक असर नहीं कर पाया। अचानक बैंगनी चक्रा इंद्र के शरीर से फट पड़ा और उसने नारुतो के सारे अटैक रोक दिए। धीरे धीरे उसका चक्रा और बढ़ने लगा और उसकी सिक्स पाथ्स सुसानो आसमान को छूती हुई खड़ी हो गई। उसे देखकर नारुतो की सांस अटक गई। ये तो वही सुसानो है जो सिक्स पाथ्स सेज ने कागुया के खिलाफ इस्तेमाल की थी। इंद्र मुस्कुराते हुए अपने सुसानो के हाथ जोड़ता है। अब मैं तुम्हें असली सीलिंग जुत्सु दिखाता हूँ। जमीन हिलने लगी और अगले ही पल ट्रू प्लैनेटरी डिवास्टेशन एक्टिवेट हुई। इंद्र ने खुद को ही उस चिबाकू टेंसेई का कोर बना लिया और काले ग्रेविटी फील्ड से चारों तरफ सब कुछ तोड़ मरोड़ डाला। भयंकर खिंचाव ने नारुतो और सासुके दोनों को अपनी ओर खींच लिया। सासुके चिल्लाया, वो पागल हो गया है क्या वो खुद को भी सील करने वाला है? नारुतो शांत रहा। उसने एक हाथ से सासुके को पकड़ा और फ्लाइंग राइजन से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ वो किसी भी फ्लाइंग राइजन मार्क को महसूस नहीं कर पा रहा। इंद्र का बनाया हुआ ग्रेविटी फील्ड चक्रा की सेंस लिंक को पूरी तरह डिस्टर्ब कर चुका था। नारुतो के चेहरे पर गंभीरता थी। ये तो सच में बुरा फंस गया मैं। असल में नारुतो का अंदाजा गलत नहीं था। उस वक्त इंद्र की ताकत सिक्स पाथ्स मादारा से भी कहीं ज्यादा थी। यहाँ तक कि कागुया से लड़ना भी इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन ठीक उसी वक्त ओबिटो अचानक बाहरी दायरे में प्रकट हुआ और अपने कामुई से नारुतो और सासुके दोनों को ट्रांसपोर्ट करके वहां से हटा दिया। अब तक मादारा का रिन्ने शारिनगन शैडो भी पूरी तरह रिकवर हो चुका था। यानी अब दुनिया के सबसे ताकतवर योद्धा एक ही जगह मौजूद थे। इंद्र चारों ओर घिरा देखकर हंस पड़ा। यही तो असली लड़ाई है। उसकी सिक्स पाथ्स सुसानो हजारों मीटर ऊंची आसमान और जमीन के बीच खड़ी थी। वो गरज कर बोला, आओ मुझे चुनौती दो नौजवानों। एक पल में नारुतो का 9 टेल्स मोड और सासुके मादारा का कंप्लीट सुसानो तीनों धरती आसमान के बीच आमने सामने खड़े हो गए। तीनों ने मिलकर इंद्र पर एक साथ हमला किया और पल भर में रोशनी, तलवारें और धमाकों की बौछार ने पूरा युद्ध क्षेत्र ढक लिया। इंद्र का सुसानो 3 सिर और 6 हाथों में बदल गया। बाएं हाथ में हेवनली बो और दाहिने में विशाल सुसानो ब्लेड। उसकी हर वार बिजली की तरह गिर रही थी और तलवारों का तूफान पूरे रणभूमि पर बरस रहा था, जिन्होंने नारुतो और उसकी टीम के हमलों को तोड़ दिया। जब ताकतवर तीर काम नहीं आया, नारुतो ने सासुके और बाकी सबको कहा कि वो इंद्र को रोके रखें, क्योंकि उसे एक बड़ा मूव तैयार करने के लिए कुछ वक्त चाहिए था। सासुके ने तुरंत अपने सुसानो को नियंत्रित करते हुए धनुष और तलवार तैयार की। उसकी तलवार, जो सिक्स पाथ्स चक्रा से भरी थी, सीधे इंद्र के सुसानो के माथे की ओर उड़ी। इंद्र हल्की मुस्कान के साथ बोला, इतना आसान नहीं है, और अपनी 2 तलवारें घुमाकर उसने सासुके का हमला रोक दिया। फिर आगे बढ़ते हुए एक जबरदस्त वार किया। उसकी तलवार की किरण
हवा को चीरते हुए सासुके के सुसानो के सिर को आधा काट गई। सासुके कुछ समझ पाता उससे पहले इंद्र की एक और तलवार का वार उसके सुसानो के खुले हिस्से की ओर बढ़ रहा था, लेकिन सासुके ने ठीक वक्त पर अमेनो तेजिकारा का इस्तेमाल करके हमले से बच निकलने में कामयाबी पाई। उसके ध्यान भटकाने का फायदा उठाते हुए मादारा और रिंडनेगन की छाया वाले ओबिटो का सुसानो बाईं तरफ से अचानक प्रकट हुआ और उनकी विशाल तलवार सीधा इंद्र पर झपट पड़ी। तेज धमाके के साथ इंद्र के सुसानो का बायां हाथ जो तलवार पकड़े था कटकर अलग जा गिरा। इंद्र की आंखों में गुस्से की चमक उभरी। उसने तुरंत अपनी दूसरी हथेली में थंडर स्पीयर बनाया और उसे पूरी ताकत से मादारा के सुसानो के सिर के आर पार घोंप दिया। सौभाग्य से मादारा ने अपने रिंडनेगन की मदद से खुद को बचा लिया और उसके स्थान पर एक लकड़ी का क्लोन वॉर का शिकार बना। अचानक एक नीले रंग का सुसानो आग की तरह भड़क उठा। उसके हाथों में 2 काले रसेन शुरिकेन दिखाई दिए। वो था ओबिटो का सुसानो और वे काले शुरिकेन दरअसल काकाशी द्वारा पहले इस्तेमाल किए गए कामुई रसेन शुरिकेन थे। ओबिटो ने निशाना साधा और एक शुरिकेन इंद्र के सुसानो की दाहिनी भुजा की ओर फेंक दिया। शुरिकेन लगते ही एक तेज भंवर बना जिसने इंद्र की दाहिनी भुजा को उसके शरीर से अलग कर दिया। अब उसकी 6 पार्ट्स सुसानो बुरी तरह क्षतिग्रस्त थी। बाकी सभी ने मौका देखकर अपनी पूरी ताकत से उसे खत्म करने की तैयारी की, लेकिन तभी इंद्र की आंखें गुस्से से खून जैसी लाल हो गईं और उसका सुसानो टूटते हुए भी डरावनी रफ्तार से खुद को रिपेयर करने लगा। कुछ ही पल में सुसानो पूरी तरह ठीक हो गया और उसकी कवच का रंग काले से खून लाल हो गया। भयानक आभा के साथ उसने अपनी विशाल तलवार उठाई और एक स्वाइप में इतनी जोरदार वेव छोड़ी कि सामने खड़े तीनों सुसानो ओबिटो, सासुके और मादारा एक ही झटके में आधे कट गए। ओबिटो हैरान रह गए। तीनों ने तुरंत अलग अलग दिशाओं में हटकर रीअरेंज फॉर्मेशन लिया, पर इंद्र ने अचानक 6 खून लाल भाले बनाए और उन्हें अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। फिर 2 उंगलियों से हैंड साइन बनाया। 6 डेमोन गॉड फॉर्मेशन, 6 तरफों वाला एक हेक्सागन जैसा बंद बैरियर तेजी से उठा। उसकी दीवारें और छत पूरी तरह सुसानो की कवच से ढकी हुई थी। यह बैरियर न सिर्फ अभेद्य था बल्कि यह किसी भी स्पेस टाइम जुत्सु को भी ब्लॉक कर सकता था। सासुके दंग रह गया। ये तो 6 रेड यांग फॉर्मेशन से भी एडवांस है। उसने अकेले ये कैसे किया? इंद्र मुस्कुराया। अब तुम लोग कहीं नहीं जा सकते। बैरियर सिकुड़ने लगा और उनका मूव करने का स्पेस तेजी से घटने लगा। सबने मिलकर बैरियर तोड़ने की कोशिश की, पर उस पर जरा भी असर नहीं हुआ। इंद्र का ब्लड रेड सुसानो भीतर ही भीतर लाल तलवारों से लगातार वार करने लगा। पूरा एरिया मानो आग और बिजली में डूब गया हो। सासुके, मादारा और ओबिटो ने अपने सुसानो दोबारा एक्टिव किए, लेकिन अब वो उस घेराबंदी में फंसे शिकार की तरह थे। हमले रोकना तो दूर, मुश्किल से टिक पा रहे थे। तभी ओबिटो ने समझदारी से अपना सुसानो त्याग दिया और खुद बाहर निकल आया। गिरते हुए उसने अपने बाएं कामुई आई को फोकस किया और पूरे बैरियर पर निशाना साधा। भयंकर भंवर उठा जिसने बैरियर में एक बड़ा छेद कर दिया। जैसे ही स्पेस डिस्टॉर्शन हटा, सासुके और मादारा ने अपने टाइम स्पेस जुत्सु से बाहर निकलने का मौका पा लिया। इंद्र का चेहरा गंभीर हो गया। इस ओबिटो की शक्ति वाकई परेशानी है। उसने बैरियर को डिसमिस कर दिया क्योंकि इतने भारी फॉर्मेशन को लगातार एक्टिव रखना यहाँ तक कि गॉडट्री की मदद से भी बेहद मुश्किल था। साथ ही उसकी ब्लड रेड सुसानो भी अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी थी। उसका चक्रा अब पहले जैसा नहीं था। सासुके ने गहरी सांस ली। अगर हम सब मिलकर आखिरी अटैक करें तो वो जरूर कोई ना कोई गलती करेगा। वो नारुतो की ओर मुड़ा। तो तैयार हो गया तू? इसी वक्त कहीं गहराई में कुरामा ध्यान मुद्रा में बैठा था और नारुतो, सासुके और बाकी की टीम के कवर में उसके शरीर से पृथ्वी की ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। सासुके की शारिंगन नजर और कुरामा के शरीर की मदद से नारुतो जमीन से निकल रही नेचुरल एनर्जी को लगातार एब्जॉर्ब कर रहा था। अब उसकी 6 पाथ्स सेज मोड की महारत पहले से कहीं ज्यादा गहरी थी। नेचुरल एनर्जी एक समंदर की लहरों की तरह उसके भीतर समा रही थी और तभी आसमान को चीरती हुई एक सुनहरी पारदर्शी किरण ऊपर उठी। इस विशाल ऊर्जा ने कुरामा के रूप को पूरी तरह बदल दिया। इस बार वह 3 सिर और 6 हाथों वाला नहीं बल्कि 4 सिर और 8 हाथों वाला रूप ले चुका था। उसका साइज भी नॉर्मल स्टेट से करीब 3 गुना बड़ा हो गया था। साथ ही उसके गले में 10 से ज्यादा ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स एक माला की तरह जुड़कर चमक रहे थे। इंद्रा ने 9 पूंछ वाले इस रूप को देखकर हैरानी से कहा, यह तो अशुरा की सबसे ताकतवर तकनीक है। यकीन नहीं होता कि कोई इसे फिर से इस्तेमाल कर सका, लेकिन उसे अब भी भरोसा था कि यह शक्ति उसके सामने टिक नहीं पाएगी। नारुतो हल्के से मुस्कुराया और बोला, थोड़ा वक्त दो, हालात अभी बदलने वाले हैं। उसने ओबिटो और सासुके दोनों को कुरामा के भीतर बुला लिया। फिर उसने सासुके और ओबिटो से कहा कि वे दोनों एक साथ अपना सुसानु एक्टिवेट करें और उसे कुरामा पर ओवरले कर दें। देखते ही देखते बैंगनी और नीले सुसानु आर्मर ने कुरामा के दोनों आधे हिस्सों को ढक लिया। नारुतो ने इस कॉम्बिनेशन को नाम दिया 6 पाथ्स आर्मर्ड कुरामा अशुरा मोड। 8 विशाल सुसानु तलवारों को थामे कुरामा ने घूमते हुए पैटर्न में इंद्रा की ओर हमला किया। इंद्रा ने पूरी ताकत लगाकर वार को रोका। दोनों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई और कुछ देर बाद दोनों ही थके और घायल नजर आने लगे। इंद्रा
का सुसानु अब आधा टूट चुका था और कुरामा की आर्मर भी जगह जगह से बिखर चुकी थी। अब बस फैसला करने का वक्त था। कुरामा ने अपनी 2 भुजाएं सीने के सामने जोड़ लीं, बाकी 6 भुजाएं ऊपर उठाकर भारी मात्रा में चक्रा रिलीज करने लगी। यह वही तकनीक थी जो पिछले जन्म में नारुतो और सास्के ने मिलकर इंद्रा का एरो रोकने के लिए इस्तेमाल की थी, अशुरा का स्ट्राइक। लेकिन इस बार इसकी ताकत कई गुना ज्यादा थी। चूंकि आगे अभी कागुया और ब्लैक जेत्सु से भी निपटना था, इसलिए नारुतो ने तय किया कि इस बार से वह इंद्रा को बाहर कर देगा। उसने ओबिटो की ओर देखा। ओबिटो तुरंत समझ गया और अपने कमुई की शक्ति उस ऊर्जा में भर दी। सुनहरी एनर्जी बॉल कुछ ही पल में काली हो गई। नारुतो ने इसे नाम दिया 6 पाथ्स कमुई अशुरा स्ट्राइक। उसने टारगेट सेट किया और वॉर सीधा इंद्रा की ओर दाग दिया। इंद्रा ने भी पीछे नहीं हटते हुए अपना इंद्रस एरो छोड़ा। दोनों के अटैक हवा में टकराने वाले थे, लेकिन टकराव हुआ ही नहीं। कमुई अशुरा स्ट्राइक धुंध की तरह पार हो गया, सीधा इंद्रा के शरीर से टकराया और अगले ही पल आसमान गूंजा देने वाला धमाका हुआ। रोशनी इतनी तेज थी कि कुछ पल तक कुछ दिखाई नहीं दिया। जब धुआं छंटा, ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स के टूटे टुकड़ों के बीच इंद्रा की जली भुनी परछाई लड़खड़ाती दिखाई दी। वह बेतहाशा हंसने लगा। कमाल है मेरे जैसी शक्ति को इस हद तक धकेल देना, लेकिन अफसोस फिर भी तुम जीत नहीं पाए। उसके घाव धीरे धीरे भरने लगे थे और तभी उसके जख्मों से काले तरल जैसी चीज बाहर निकलने लगी। वो काला द्रव उठते उठते एक चेहरा बन गया, ब्लैक जेत्सु। वह मुस्कुराया और बोला, कैसे हो इंद्रा, बहुत वक्त बाद मिले। इंद्रा ने उसे देखकर हैरानी से कहा, तुम? लेकिन मैंने तो तुम्हें चिबाकू टेंसेई से सील कर दिया था। और यहीं से असली कारण सामने आने लगा कि ब्लैक जेत्सु अब भी जिंदा कैसे है। दरअसल जब उसने इंद्रा को पुनर्जीवित किया था तो उसने अपने शरीर का आधा हिस्सा बलिदान के तौर पर इस्तेमाल किया था। अब जब इंद्रा कमजोर हो चुका था, ब्लैक जेत्सु को मौका मिल गया कि वो बाहर आकर इंद्रा का शरीर पूरी तरह अपने कब्जे में कर ले। इंद्रा को यकीन नहीं हुआ कि उसने इतनी दूर तक सोचकर इतनी गहरी चाल चली थी, लेकिन उसने घबराने के बजाय अपनी खोई हुई शक्ति को वापस समेटना शुरू किया ताकि फिर से पलटवार कर सके और ब्लैक जेत्सु को दबा दे। मगर तभी उसे एहसास हुआ वो अब हिल भी नहीं पा रहा था। ब्लैक जेत्सु ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, तेरा शरीर अब तेरे बस में नहीं है। लड़ाई के दौरान माँ ने धीरे धीरे तुझ पर कब्जा कर लिया है। अचानक जमीन फट गई। नीली चक्रा की लपटें आसमान तक उछल गईं, जो लगातार इंद्रा के शरीर में समाने लगी। नारुतो ने तुरंत सबको चेताया, सावधान रहो, कागुया आने वाली है। पलक झपकते ही इंद्रा का शरीर फूलकर एक विशाल गोले का रूप ले लिया। वह गुस्से से ब्लैक जेत्सु की तरफ देखता हुआ बोला, मैं तुझे पछताने पर मजबूर कर दूंगा। लेकिन ब्लैक जेत्सु ने उस गुस्से को सिर्फ उसकी आखिरी तड़प समझा और अगले ही पल इंद्रा की चीखों के बीच मदर ऑफ चक्रा कागुया ओत्सुत्सुकी का पुनर्जन्म हुआ। नारुतो आखिरकार उस दौर में पहुंच चुका था जहां उसे खुद कागुया से लड़ना था, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि इस बार उसकी ताकत पहले जन्म की तुलना में कई गुना ज्यादा हो चुकी है। उसकी मौजूदगी से उठी हुई दहशत भरी लहरों ने सास्के को भी हिलाकर रख दिया। वह हैरान होकर बोला, ये वही कागुया है जिसे हमने याद किया था। नारुतो भी उतना ही चौंक गया था और उसी के चेहरे को देखकर सबको समझ आ गया कि ये हालात उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा खतरनाक है। आसमान में तैरती हुई कागुया ने नीचे खड़े नारुतो और बाकी सबको देखा। ब्लैक जेत्सु ने तेजी से उसकी तरफ झुककर पूरी स्थिति बताई। वो दोनों सास्के और मादारा असल में इंद्रा के पुनर्जन्म हैं और ये पीला बालों वाला लड़का अशुरा का पुनर्जन्म। कागुया की नजर कुछ पल के लिए सास्के और मादारा पर गई, फिर सीधी टिक गई नारुतो पर। वह साफ समझ सकती थी कि उसके भीतर की चक्रा बेहद गहरी और शुद्ध है, यहाँ तक कि हागोरोमो से भी कम नहीं। ब्लैक जेत्सु ने बात को और भड़काते हुए कहा, असल समस्या यही है माँ, अगर ये नारुतो उजुमाकी बीच में न आया होता तो आप बहुत पहले ही पुनर्जीवित हो चुकी होती। ओबिटो ने नारुतो से पूछा, अब क्या करें, सीधे हमला करें? नारुतो जानता था कि लड़ाई अब टाली नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी वह पहले कोशिश करना चाहता था कि शायद बातचीत से कोई रास्ता निकल आए। वह आगे बढ़ा और शांत स्वर में बोला, कागुया ओत्सुत्सुकी, मेरा नाम नारुतो उजुमाकी है। सख्ती से कहूँ तो मुझे आपको दादी कहना चाहिए। ब्लैक जेत्सु यह सुनकर हंस पड़ा। अब भावनात्मक ड्रामा मत शुरू कर माँ, इससे दूरी रखिए, इसकी बातों में मत आना। नारुतो ने हल्की मुस्कान दी और बोला, तू हमेशा की तरह बहुत ही शॉर्ट साइटेड है ब्लैक जेत्सु। अगर मैं ना चाहता तो तू पहले ही एपिसोड में मर चुका होता। ब्लैक जेत्सु ने गुस्से से कहा, तेरी बातें पूरी बकवास हैं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, नारुतो ने अचानक गंभीर होकर कहा, कागुया दादी, आपको अब भी याद है ना ओत्सुत्सुकी इशिकी आई? यह नाम सुनते ही कागुया की आंखों में हल्की हलचल हुई। नारुतो जानता था कि इशिकी का नाम ही वो चीज है जो कागुया के अंदर सबसे बड़ा डर और गुस्सा दोनों जगह देता है, वही जिसने कभी उसकी दुनिया और भविष्य को नष्ट किया था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, मुझे पता है कि आपने बहुत कुछ झेला है, लेकिन हम मिलकर उस खतरे से लड़ सकते हैं। आप और हम दोनों ही इस धरती को प्यार करते हैं, है ना? उसके शब्द दिल को छूने वाले थे, लेकिन कागुया, जिसे अपने ही बच्चों ने धोखा देकर हजारों साल तक सील कर रखा था, अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी। आखिर में बातचीत का कोई असर नहीं हुआ। कागुया ने ठंडे स्वर में कहा, अगर सच में इस धरती की रक्षा करना चाहता है तो पहले अपनी चक्रा मुझे सौंप दे। अगले ही पल उसने अपनी शक्ति से लावा डायमेंशन सक्रिय कर दी। पल भर में नारुतो, सास्के, ओबिटो, मादारा
और बाकी सब एक भयंकर लावो स्पेस में पहुंच गए। चारों तरफ तपता हुआ लाल लावा और धधकती चट्टानें। क्योंकि सबने पहले नारुतो की यादों में ये जगह देखी थी, इसलिए किसी को ज्यादा हैरानी नहीं हुई। बस ओबिटो, जिसके पास उड़ने की शक्ति नहीं थी, सीधे नीचे गिरने लगा लावा की ओर। नारुतो ने तुरंत ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब से एक गोल डिस्क बनाकर उसके नीचे रख दी ताकि वो गिर ना पाए। ब्लैक जेत्सु ने यह देखकर मन ही मन झल्ला कर कहा, कमाल है, इन सबको इस स्पेस में खींच लिया गया। फिर भी जरा भी घबराए नहीं। वो तुरंत कागुया को सलाह देने लगा, माँ, इन लोगों को हराने का एक ही तरीका है, इनकी सीलिंग पावर यानी कि यिनयांग चक्रा को तोड़ दो। पहले निशाना बनाओ। सासके उचिहा को। अचानक कागुया के लंबे बाल हिलने लगे और वो तेज धार स्टील की सुइयों में बदल गए। नारुतो ने तुरंत ट्रूथ सीकिंग शील्ड अपने आगे फैलाकर रक्षा कवच बना लिया। बालों की वो सुइयां उससे टकराकर रुक गईं। लेकिन कागुया यहीं नहीं रुकी। उसने अपना सबसे खतरनाक हमला शुरू किया। 80 गॉड्स वैक्यूम फिस्ट्स। असंख्य अदृश्य मुक्के हवा को चीरते हुए उनकी ओर आए। कुछ ही सेकंड में नारुतो का ट्रूथ सीकिंग बैरियर टूट गया और सब खुली जमीन पर आ गए। लेकिन नारुतो पहले से तैयार था। उसका शरीर 6 पार्ट सेज मोड में चमक उठा और उसके आसपास की चक्रा बिजली में बदल गई। उसने 6 पाथ्स लाइटनिंग चक्रा मोड सक्रिय कर लिया और सीधे कागुया की ओर झपटा। पिछले जन्म में इसी जगह पर वो उसकी 80 गॉड्स टेक्निक से बुरी तरह हारा था। लेकिन इस बार उल्टा हुआ। इस बार कागुया का हमला ही नारुतो ने पूरी ताकत से पीछे धकेल दिया। थोड़ी देर की टक्कर में नारुतो ने बढ़त तो ले ली, लेकिन उसके चेहरे पर कोई संतोष नहीं था। वो जानता था कागुया ने अब तक अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया ही नहीं और वो खुद पूरी तरह झोंक चुका था। ब्लैक जेत्सु हक्का बक्का रह गया। नारुतो ने उस हमले को झेल भी लिया। कागुया बस हल्की मुस्कान के साथ बोली, दिलचस्प। अचानक उसके पीछे से दर्जनों बोन स्पाइक्स निकले और उसने उन्हें सबकी तरफ दाग दिया। ये था उसका घातक हमला, ऑल किलिंग ऐश बोन्स। नारुतो की आंखें सिकुड़ गईं। सब सावधान रहो, अगर ये तुम्हें छू भी गया तो तुम्हारा शरीर राख बन जाएगा। सबने पूरी ताकत से हमलों से बचने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कागुया की खास नजर सास्के पर थी। सास्के झुंझलाकर बोला, हमेशा निशाना मैं ही क्यों बनता हूँ। चारों दिशाओं से हड्डियों के कांटे उसकी ओर बढ़ रहे थे। बचने की कोई जगह नहीं बची थी। तभी मादारा बोला, सास्के, मेरे साथ जगह बदल, मेरे पास प्लान है। सास्के ने मुस्कुराते हुए एमिनो तेजिकारा सक्रिय किया और दोनों की जगह बदल गईं। कागुया का हमला सीधा मादारा के सीने से पार हो गया। उसका शरीर अंदर से बाहर तक टूटने लगा। धीरे से मुस्कुराते हुए उसने कहा, समझ गया, ये हमला शरीर को सेल लेवल पर मिटा देता है। सच में एक वार में मौत। अगले ही पल उसका वुड क्लोन मिट गया और असली मादारा पास में फिर प्रकट हुआ। उसने गुस्से से अपनी रिनेगन सक्रिय की और चिल्लाया, लिम्बो बॉर्डर जेल। उसकी परछाई ने हवा को चीरते हुए कागुया को सीधा पीछे धकेल दिया, लेकिन उसका उड़ने का दिशा सीधे सास्के के ऊपर जा रहा था। एक परफेक्ट अटैक एंगल। इस बार कागुया ने डायमेंशनल रिफ्ट का इस्तेमाल किया और अप्रत्याशित दिशा से फिर से ऐश बोन्स दागे सीधे सास्के की ओर। सास्के सावधान, नारुतो चिल्लाया, लेकिन तभी ओबिटो ने अपनी कमुई से डायमेंशन मोड़ दी और सास्के को उस घातक वार से बचा लिया। नारुतो ने गुस्से में भरकर सीधे कागुया को टक्कर मार दी, उसे दूर फेंक दिया। वो सोच भी नहीं पा रहा था। पहले जो कागुया के लिए यह हमला पहले बहुत भारी तकनीक हुआ करता था, लेकिन अब वह उसे बिना किसी मेहनत के बार बार इस्तेमाल कर रही थी। सास्के ने गहरी सांस ली। एक पल के लिए भी ढीला नहीं पड़ सकता। ब्लैक जेत्सु ने तुरंत सलाह दी, माँ, इस लावा डायमेंशन में कुछ खास फायदा नहीं हो रहा, स्पेस बदल दो। अगले ही पल कागुया ने डायमेंशन बदल दिया। अब सब एक सुपर ग्रेविटी स्पेस में आ गए। भारी गुरुत्वाकर्षण के कारण सब जमीन पर गिर पड़े। कोई हिल भी नहीं पा रहा था। कागुया ने हाथ बढ़ाया और फिर से ऑल किलिंग ऐश बोन्स दागे। सबकी जान पर बन आई थी। तभी मादारा ने जोर से कहा, लिम्बो बॉर्डर जेल, और तुरंत ही अपनी लिम्बो वर्ल्ड की शक्ति से सबको खींचकर अपने लिम्बो डायमेंशन में पहुंचा दिया। उस डायमेंशन में गुरुत्वाकर्षण का कोई असर नहीं था। कागुया के इस स्पेस का एकदम सही जवाब। मादारा ने सबको चेताया, इस स्पेस की टाइम लिमिट सिर्फ 5 मिनट है। हमें इसी समय में कागुया को मजबूर करना होगा कि वो दूसरा स्पेस बदलने पर मजबूर हो जाए। नारुतो ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, 5 मिनट, उससे ज्यादा तो नहीं चाहिए। उसके शरीर से 6 पाथ्स सेज मोड की सुनहरी ऊर्जा फूट पड़ी और वह तीर की तरह आगे बढ़ा। सास्के, ओबिटो और मादारा उसके पीछे थे। कागुया की रिनेगन आंखों ने नारुतो की चाल को तुरंत पकड़ लिया, लेकिन सुपर ग्रेविटी के कारण उसका शरीर तेजी से रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। नारुतो ने एक जबरदस्त मुक्का मारा। कागुया पीछे की ओर उड़ गई। मादारा की लिम्बो शैडो हवा में उसकी जगह बदली और उसी पल सास्के, ओबिटो ने अपनी अपनी तकनीक से कॉम्बो अटैक किया। सुपर ग्रेविटी स्पेस में हवा लहराने लगी। लाल ऊर्जा की तरंगें आपस में टकराईं। कागुया उनमें बार बार उछलती रही। जब एक बड़ा संयुक्त हमला सीधा उसे हिट करने वाला था, कागुया ने एक बार फिर स्पेस स्विच किया। इस बार वह आइस डायमेंशन में चली गई। बर्फ की मोटी परतों ने सारे हमलों को तुरंत जमा दिया। उसी समय मादारा का लिम्बो डिमेंशन अपनी सीमा पर पहुंच गया और खत्म हो गया। भले ही वे ग्रेविटी स्पेस से बाहर निकल आए थे, लेकिन खतरा अब भी वहीं था। कागुया ने अपने दोनों हाथ फैलाए और फिर से ऐश बोन्स दागे। सब तुरंत पीछे हटे।
ब्लैक जेत्सु ने फिर सलाह दी, माँ चारों एक साथ हैं, ऐसे में सीधे लड़ना मुश्किल है, उन्हें अलग अलग करके खत्म करो। कागुया ने तुरंत डायमेंशनल रिफ्ट सक्रिय किया। उसकी हथेली के पीछे काला भंवर बना और उसी से उसका हाथ निकलकर सास्के की पीठ की ओर बढ़ा। बस छूने ही वाली थी कि ओबिटो ने तेजी से कमुई सक्रिय कर दिया और सास्के के पीछे का वो भंवर मिट गया। ब्लैक जेत्सु झल्ला उठा, कमबख्त, ओबिटो की डबल कमुई इतनी तेजी से कैसे एक्टिव हो सकती है? फिर उसने कहा, अगर ऐसा है तो पहले ओबिटो को ही खत्म करो। कागुया ने फिर वही तकनीक दोहराई, भंवर खोला और हाथ पीछे से बढ़ाया, लेकिन उसका हाथ ओबिटो के आर पार चला गया। ओबिटो को लगा वो बच गया, पर तभी कागुया के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आई। उसका दूसरा हाथ फिर से डिमेंशनल रिफ्ट खोल चुका था और ये रिफ्ट सीधा जुड़ा था ओबिटो के कमुई स्पेस से। अगले ही पल एक ऐश बोन सीधे उसके कमुई स्पेस में दागी गई और उसने ओबिटो को चीर दिया। ओबिटो का शरीर राख में बदलने लगा। उसकी आंखों में अविश्वास था, वो मेरे कमुई स्पेस को खोल सकती है। ब्लैक जेत्सु हंस पड़ा। आखिरकार उस गद्दार की कहानी खत्म हुई। लेकिन तभी हवा में ओबिटो की आवाज गूंजी, उचिहा की ताकत को कम मत आंखो। अगले ही पल काकाशी के बगल में ओबिटो की आत्मा रूप आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखें जल रही थी। जैसे ही कागुया के पीछे अचानक एक तेज रोशनी चमकी, ओबिटो ने अपने पूरे चक्रा को इकट्ठा कर अपनी अंतिम तकनीक कमुई स्लैश का प्रयोग किया। काले प्रकाश की धार ने सीधा वार किया और कागुया का एक हाथ जमीन पर गिर पड़ा। उसी पल ओबिटो का जो शरीर राख बन चुका था वो धीरे धीरे धुएं की तरह गायब होने लगा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। मादारा ने धीमे स्वर में कहा, उस लड़के ने अपनी एक आंख कुर्बान कर दी थी। दरअसल जब कागुया ने पहले अचानक वार किया था तो ओबिटो भले ही उस हमले से बच गया था, लेकिन उसे भीतर से एक अशुभ एहसास हो गया था। वो जानता था कि ब्लैक जेत्सु उसे बहुत अच्छे से समझता है। उसकी कमुई इंटेंजिबिलिटी की हर सीमा, हर ट्रिक उसे मालूम थी। इसलिए उसने पहले से ही यह अंदाजा लगा लिया था कि उसकी तकनीक कभी भी कागुया तोड़ सकती है। इसलिए उसने पहले ही प्लान तैयार रखा था, अगर वो गिर भी जाए तो आखिरी वार जरूर करेगा। घायल कागुया ने तुरंत स्पेस बदल दिया। सब एक नए स्थान पर पहुंच गए, कोर डायमेंशन में। यह वही जगह थी जहां कागुया इन्फिनिट त्सुकुयोमी में फंसे लोगों की चक्रा को सीधा अपने अंदर खींच सकती थी। इधर नारुतो पहले ही 9 टेल्ड बीस्ट रासेन शुरिकेन तैयार कर चुका था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ओबिटो तुमने सच में कमाल कर दिया। और फिर उसने अपना हमला सीधा कागुया की ओर दाग दिया। कागुया ने तुरंत रैबिट गॉडेस मोड मित्सुकी फॉर्म अपना लिया। उसकी पीठ से एक विशाल भुजा निकली जो सीधे धरती में धंस गई। लाखों लोगों की चक्रा की धाराएं सैलाब की तरह उसके शरीर में समाने लगी। नारुतो का चेहरा गंभीर हो गया। वो सबकी चक्रा खींच रही है। अचानक कागुया के पूरे शरीर पर धूसर धब्बे फैलने लगे और फिर उसने एक भयानक चीख लगाई। आसमान से ऐश बोन्स की बारिश होने लगी। हर दिशा में मौत बरस रही थी। ये हमला इतना विशाल था कि बचना लगभग असंभव था। लेकिन नारुतो ने पल भर में निर्णय लिया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और मादारा, सास्के और ओबिटो तीनों को पकड़ लिया। फिर उसने ओबिटो की कमुई फेज एबिलिटी शेयर की, जिससे सबके शरीर अस्थायी रूप से इंटेंजिबल बन गए। इसी तरह वे इस विनाशकारी हमले के बीच भी किसी तरह बच निकलने में सफल रहे। कुछ मिनटों बाद कागुया का हमला थम गया, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ सोच पाते उसने अपने कई हाथ फैलाए। हर हाथ से चक्रा खींचने वाली शक्ति निकल रही थी। नारुतो ने चिल्लाकर कहा, कोई इन हाथों को छूना मत। एक बार अगर लग गए तो पूरा शरीर चक्रा के साथ खिंच जाएगा। भयंकर जंग छिड़ गई। हर दिशा में चक्रा की लहरें, घूमते हमले और टूटती जमीन। कागुया अब समझ चुकी थी, इन चारों से सीधी लड़ाई नहीं जीती जा सकती। उसे रणनीति चाहिए थी। उसने अचानक मुंह खोला और भीतर से एक विशाल काला गोला उभरने लगा। वो था एक्सपेंडेड ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब। कागुया जानती थी जब ये गोला पूरे स्पेस को भर देगा तो सब कुछ मिट जाएगा और वो जीत जाएगी। उसका शरीर धीरे धीरे उस काले गोले के पास प्रकट हुआ। अब उसका मकसद बस एक था, वक्त निकालना और सबको इसी स्पेस में रोक लेना। नारुतो ने ऊपर देखा, वो गोला तेजी से फैलता जा रहा था। इस बार कागुया की चक्रा पहले से कहीं ज्यादा थी, इसलिए गोला बहुत बड़ा और पहले से कहीं तेजी से बढ़ रहा था। वो जानता था अब उनके पास बहुत कम समय बचा है। अगर उसे बिना सील किए हराना है तो ये एक नामुमकिन सी लड़ाई थी। लेकिन ऐसी स्थिति में भी नारुतो के होंठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने यांग पावर का इस्तेमाल कर ओबिटो की खोई हुई आंख को फिर से ठीक किया और फिर बोला, चलो अब आखिरी हमला करते हैं। साथ में चारों, नारुतो, सास्के, मादारा और ओबिटो एक साथ आगे बढ़े। उनके शरीर से अलग अलग रंगों की रोशनी फूटने लगी और पूरा स्पेस युद्ध की गूंज से कांप उठा। आखिरी जंग कागुया के खिलाफ। इसके बाद चारों ने मिलकर आखिरी हमला शुरू किया। ओबिटो ने सही मौका देखकर कामुई का निशाना कागुया के सिर पर लगाया, लेकिन उसके बाल अचानक घूमकर एक बेहद मजबूत डिफेंस बैरियर में बदल गए और कामुई की ताकत को रोक दिया। नारुतो ने हजारों शैडो क्लोन्स बना लिए जो सब मिलकर कागुया को रोकने में लग गए। इसी बीच उसका असली शरीर सास्के के पास पहुंचा। नारुतो ने सास्के से कहा
कि वो 6 पाथ्स चिदोरी इस्तेमाल करे और ओबिटो से उस पर अपनी कामुई की शक्ति डालने को कहा। अपनी योजना बताने के बाद नारुतो ने अपनी चाक्रा आर्म से सास्के को हवा में उछाल दिया, सीधे कागुया की ओर। सास्के के हाथ में काले बिजली जैसी चमकती हुई चिदोरी थी जो तेजी से कागुया की ओर बढ़ रही थी। कागुया ने तुरंत अपनी किलिंग ऐश बोन्स फायर की, लेकिन ओबिटो चिल्लाया, सास्के मत रुकना, और कामुई से उन सारी ऐश बोन्स को रोक लिया। जैसे ही सास्के कागुया के करीब पहुंचा, कागुया के बाल अचानक लंबा होकर उसे पकड़ने चले, पर सास्के ने अमेनो तेजिकारा एक्टिवेट किया, अपने आसपास की हवा और कागुया की जगह आपस में बदल दी। वो पल भर में उसके सामने था। हाथ से बिजली फूटी। कामुई 6 पाथ्स चिदोरी, कामुई और 6 पाथ्स की ताकत साथ मिलकर एक विस्फोटक वार में बदल गई। अचानक उठी कामुई की वॉर्टेक्स ने लगभग कागुया की गर्दन मरोड़ दी। उसके लंबे बाल और सिर का ऊपरी हिस्सा सीधे कामुई स्पेस में खिंच गया। नारुतो मुस्कुराया, अब वक्त आ गया है। उसके हाथों में रासेंगन और टेल्ड बीस्ट बॉम्ब का मिश्रण बनने लगा। उसने फ्लाइंग राइजिन से एक पल में कागुया के सामने पहुंचकर रासेंगन सीधा उसके सीने पर दे मारा। कागुया ने रासेंगन का दबाव झेलते हुए अचानक नारुतो का गला पकड़ लिया। नारुतो ने महसूस किया कि उसका चाक्रा तेजी से कागुया की ओर बहने लगा है। वो तुरंत फ्लाइंग रेजिन से निकलना चाहता था, पर काम नहीं कर रहा था। ऊपर से हवा में एक डिवाइन सील खुला और कागुया का सिर घूमते हुए वापस उसके शरीर से जुड़ गया। उसकी तीनों आंखें खतरनाक चमक के साथ नारुतो पर टिकी। मुझे अपना सारा चाक्रा वापस दे दो। नारुतो के दिल में डर दौड़ गया। वो जानता था कि अगर कागुया ने इस वक्त किलिंग ऐश बोन्स छोड़ी तो वो निश्चित मर जाएगा, लेकिन कागुया ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो नारुतो के चक्रा को पूरी तरह निगलना चाहती थी। बाकी सब ने ये देखकर मदद करने की कोशिश की, पर कागुया ने अपने बालों से खुद और नारुतो को कसकर लपेट लिया। धरती पर चारों ओर से किलिंग ऐश बोन्स की दीवारें उठी। हर रास्ता बंद हो गया। नारुतो ने चिल्लाकर कहा, कोई पास मत आना, और रासेंगन में चाक्रा का बहाव और बढ़ा दिया। दोनों के चाक्रा एक दूसरे से जुड़ गए और तभी एक अजीब नजारा हुआ। अचानक नारुतो और कागुया एक चमकदार तारों से भरी आकाश गंगा में आमने सामने खड़े थे। नारुतो के लिए यह जगह जानी पहचानी थी, लेकिन कागुया के लिए यह पहली बार था। नारुतो मुस्कुराकर बोला, यह है चाक्रा ऑफ ट्रैंक्विल माइंड, जहां दो विरोधी तब आते हैं जब उनके दिल एक दूसरे को समझने लगते हैं। कागुया ने सिर झुका लिया। वो इनकार नहीं कर सकी कि नारुतो के शब्दों ने उसके दिल को छू लिया था। असल बात नारुतो की ताकत नहीं थी, बल्कि वो बातें जो उसने युद्ध शुरू होने से पहले कही थीं। उन्होंने कागुया के अंदर सालों से जमी नफरत और अकेलेपन को हिला दिया था, लेकिन उसके मन में फिर भी एक गहरी उलझन थी। कभी जिन दो बेटों ने उसे धोखा देकर सील कर दिया था, उनकी याद ने उसके दिल को पत्थर बना दिया था। एक ऐसा दिल जो अब किसी पर भरोसा नहीं करता था। बस यहीं तक थी गाइस आज की वीडियो। तो इससे के साथ एंड करते हैं यही सीरीज। मिलते हैं अगली वीडियो में। और भाइयों प्लीज थोड़ा सपोर्ट तो बनता है ना। स्कैनर पर अपना प्यार दिखाओ और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।